दोस्तों, इन सेट भी मुतफ़क्कर में कुछ जानने लिए जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता तौर पर एक कलअदम तंजीम, एक दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर न सिर्फ काम का आगाज़ हो गया है बल्कि सरकारी सतह पर इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से न सिर्फ रब्ता कर लिया गया है बल्कि उनको कुछ मवाद नहीं बल्कि काफ़ी सारा मवाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम के सुपुर्द कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जनाब एक नई कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों हुकूमत की तरफ से तो अगरचे इस बात का इजहार किया गया था कि वो इमरान खान की जमात को पॉलिटिकल फ्रेमवर्क से आउट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर हुकूमत के इत्तेहादी जमातों के सरबराहान में से चंद की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया, बल्कि इस बात का मुतालबा किया गया, जिनमें चौधरी शुजात हुसैन साहब सर फहरिस्त हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद की जाए। और फिर उसके बाद जब ये मुतालबा ज़रा थोड़ा सा ज़ोर पकड़ा तो फिर जो हुकूमत है उसने इस हवाले से संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया और 9 मई के वाक़यात के बाद तो हुकूमत के पास तहरीके इंसाफ के लिए किसी तरह की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची और अब इस मामले को ज़रा तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को भी इस मामले की नज़ाकत का ना सिर्फ एहसास हो गया है बल्कि जो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई जमात की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक अहम तरीन सरकारी बल्कि एक अहम तरीन पॉलिटिकल शख्सियत की ज़िम्मेदारी लगा दी है और उसने इस पर काम का आगाज़ कर दिया है, तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। और अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक अल्टरनेटिव प्लान के ऊपर क्यों अमल दरामद करना चाहती है और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में क्या जब बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान जमात के साथ अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, तो इस सूरत में ये जो नया एक सियासी प्लेटफॉर्म बनाने का जो फ़ैसला है इमरान खान साहब की तरफ से, क्या वो कामयाब हो सकता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले यानी इस सूरत हाल पर बात करने से पहले एक और ख़बर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो है तो एक बदकिस्मती, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में ये जो अमन व अमान की सिचुएशन है ये बहुत ही हद तक बिगड़ चुकी है और आज बलूचिस्तान के इलाके ज़ूब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब के एक कॉन्वॉय के ऊपर अटैक किया गया और बिल्कुल उनकी गाड़ी के करीब, और जिसके नतीजे में जो 6 अफराद हैं वो ज़ख्मी हो गए, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वाक़ईतन पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में हालात किसी भी तरह की पब्लिक इंटरेक्शंस इंतखाबी मुहिम के लिए जो है वो साज़गार नहीं है। अलबत्ता ये जवाज़ नहीं है क्योंकि वो तमाम इदारे जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अमन व अमान की सिचुएशन को मेंटेन रखें, उनका ये फ़र्ज़ है कि जनाब वो इस सिचुएशन को ज़रा करीब से इसको मॉनिटर करें। दूसरी जानिब एक और रिपोर्ट है जो सामने आई है इसी हवाले से कि मरीम नवाज़ समेत अहम हुकूमती व अस्करी शख्सियात पर दहशतगर्द हमलों का एक मनसूबा है जो बेनकाब किया गया है और एक शरपसंद तंजीम ने मरीम नवाज़, राना सनाउल्लाह की तो तस्दीक की है कि जनाब इन 2 का नाम तो हमारे जो इस वक्त टारगेट लिस्ट है उसमें जो है वो शामिल है, बल्कि कुछ और दीगर जमातें भी हैं जिनके जो सरकर्दा शख्सियात हैं वो भी इस मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि अमीर जमात इस्लामी पर होने वाला हमला, जिसमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो महफूज रहे हैं, ये एक नए सिलसिले का आगाज़ हो सकता है। और दरअसल बदकिस्मती वाक़ईतन ये बन गई है कि हम हर एक चीज़ को मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स के अंदर देखते हैं। बल्कि याद होगा आपको कि जिस वक़्त इमरान खान साहब ने अपना बेशुमार जो है वो मोमेंटम बनाया हुआ था, उस वक्त भी कुछ ऐसे ही नाखुशगवार वाक़यात हुए थे जिस पर ये बात ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स से शेयर की गई थी कि जनाब ये सारे वाक़यात जो है एक मरतबा फिर उसी सिमत में इशारा करते हैं कि जब इमरान खान की मकबूलियत हासिल करना शुरू करता है तो ये वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं। अगरचे उन तमाम वाक़यात के अंदर भी बेशुमार मासूम पाकिस्तानी जो है वो लुक़मा अज़ल बने थे, लेकिन ये सियासत के अंदर इस तरह के जो तड़के लगाना है इसको तो मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर तो 100% पाबंदी आयद होनी चाहिए और किसी को भी ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो इस तरह के मामला देखें, क्योंकि देखें जब हालात काबू से बाहर हो जाते हैं ना तो फिर उनके ऊपर कोई सर्जिकल
کام کرنا پڑتا ہے. مرض جب حد سے بڑھ جاتا ہے نا تو پھر بعض دفعہ اعضاء کو کی سرجری کرنا اس کے علاوہ اور کوئی آپشن باقی نہیں رہتا. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک خبر دیکھ رہا تھا اور اس میں جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے ایک سرکردہ لیڈر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، جن کو کل اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو کنڈیشنل وہ جو ہے ان کے اوپر کیس ختم کیا گیا تھا اور ان کو پابند کیا گیا تھا کہ جناب آپ نے یہ جو ہے نا ایک ڈیکلیریشن فاضل عدالت کے روبرو جمع کرانا ہے اور اس بات کی انڈرٹیکنگ دینی ہے کہ ان کی طرف سے کسی طرح کی مثلاً جس طرح کے وہ واقعات کر رہے تھے، جلسے جلوس تشدد جیسی ایکٹیویٹیز، اس کے اندر وہ شامل نہیں ہوں گے. اور ان سے کہا گیا تھا کہ ان کے وکیل سے کہا گیا تھا کہ جناب آپ یہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ایک یہ انڈرٹیکنگ لے لیں اور یہ انڈرٹیکنگ یہاں پہ جمع کرا دیں اور اس کے بعد 50,000 روپے کے مچلکے دیں اور شاہ محمود قریشی صاحب کو گھر لے جائیں. اب اس بات کو 24 گھنٹے سے زائد گزر گئے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ جو ان کو آپشن دیا گیا تھا جیل سے باہر آنے کا، انہوں نے اس آپشن کو اویل کرنے سے انکار کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب وہ انڈرٹیکنگ نہیں دے رہے جو ہائی کورٹ نے ان سے مانگی، اور یہ نہ دینا میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ الارمنگ سچویشن ہے، حکومت کے لیے نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب جیسا کائیاں آدمی جو ہر ایک سیاسی فیصلہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے، وہ اگر یہ فیصلہ نہیں لے پا رہا کہ مجھے جیل سے باہر آنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جو انڈرٹیکنگ مجھ سے مانگی جا رہی ہے، اگر میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہا تو پھر اس انڈرٹیکنگ کی میں خلاف ورزی کر دوں گا، اور اگر مجھ سے یہ اس انڈرٹیکنگ کی خلاف ورزی ہوئی تو ایک جانب یہ جو مجھے رہائی ملی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کا بھی آغاز ہو جائے گا، جو میرے پولیٹیکل کیریئر کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب سمیت کچھ اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز ایسے ہیں جو اس وقت جب عمران خان صاحب زمان پارک میں اکیلے بیٹھے ہیں اور وہاں پر ان کے ساتھ میل ملاپ کے لیے کوئی نہیں ہے، کوئی پارٹی کا اجلاس نہیں ہے، کوئی کور کمیٹی کا اجلاس نہیں ہے، کوئی سوشل میڈیا کا اجلاس نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کے پاس جو ہے کوئی پولیٹیکل لیڈر جو لاہور کی بھی ایون موجود ہے جن کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا، وہ بھی عمران خان صاحب کے پاس جاننے کا اس وقت وہ حوصلہ نہیں کر پا رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اندر رہنا ان کے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ باہر آئیں. اب یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بہت سارے لوگ جو ہیں، تقریباً 12 کے قریب مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ 12 کے قریب جو سینئر اراکین ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کرنے کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہے ہیں، اور جو جھٹکے پر جھٹکے ہیں وہ خان صاحب کو لگتے جا رہے ہیں، اور ایک کے بعد ایک کر کے ایک سے ایک بڑا نام اب ان کے ساتھ ان سے الگ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم میں اب پاکستان تحریک انصاف کی قبولیت نہیں ہے، اور یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے پارٹی کے ایک سینئر لیڈر سے کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ یار امکان یہ لگ رہا ہے کہ میری جماعت کے اوپر پابندی لگ جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ ہم کسی اور نام کے ساتھ ایک نئی جماعت کو رجسٹر کرا لیں جس کا مخفف پی ٹی آئی ہی بنے، یعنی پاکستان تحریک انصاف اس کا نام نہ ہو لیکن اگر اس کو ایبریویشن اس کا بنایا جائے تو وہ پی ٹی آئی ہی رہے. اور اس طرح کا کوئی نام جو ہے وہ ممکنہ طور پر پاکستان تتلی، اس طرح کا کوئی بھی، تتلیوں کی تو جماعت آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ایسا کوئی نام اب تجویز کیا جا رہا ہے، اور اس بات کی تصدیق اسی شخصیت کی طرف سے کی گئی ہے جس کو عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری دی ہے، اور وہ ہیں جناب پرویز خٹک صاحب. پرویز خٹک صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اگر عمران خان صاحب پر یا عمران خان صاحب کی جماعت پر پابندی عائد کی جاتی ہے، ان کو کالا دم تنظیم ڈکلیئر کیا جاتا ہے، تو پھر ایک نئی جماعت کے پلیٹ فارم سے سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رکھی جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہی یہ جو نئی جماعت ہے اس کی فارمیشن یا اس کی تشکیل کے لیے اس وقت سرگرم عمل ہیں، کیونکہ جو رپورٹ گئی ہے الیکشن کمیشن کے پاس وہ تو بہت ہی زیادہ الارمنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور اس میں تو بہت ہی خوفناک قسم کے انکشافات کیے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ جناب صرف
पंजाब नहीं, क्योंकि पंजाब के अंदर जो जिना हाउस है यानी कोर कमांडर हाउस, वो एक सिंबॉलिक एक वो चीज़ बन गई। और चूँकि इमरान खान साहब भी लाहौर में हैं, लिहाजा लाहौर में होने वाले या पंजाब में होने वाले वाक़यात को बहुत ज़्यादा कवरेज मिल रही है। अगरचे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किला बाला हसार के इर्द गिर्द जो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया गया था वो अपनी मिसाल आप है, बल्कि यहाँ तक आ गया है कि जनाब बहुत सारे एरिया से वो जो अलामती तोपें लगाई गई थी, उन तोपों को उखाड़ के दरियाओं में भी फेंका गया। ये खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है। लिहाजा जो ब्रीफिंग दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें ये दरख्वास्त की गई है कि जनाब ये जो मटीरियल है इसको आप देख लें, और इस मटीरियल के तहत ये दरख्वास्त की जाएगी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के अमल का आगाज़ किया जाए, और अगर इस मवाद को आप से मुत्तफिक हैं तो फिर एक बाज़ाब्ता रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर किया जाएगा। इसी बुनियाद पर, यानी ये जो इलेक्शन कमीशन, ये जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं और उस पर इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी गई है, और ये ब्रीफिंग दी गई है कल रात को। और पंजाब के अंदर जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ था, और उसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, मेंबर सिंध निसार अहमद दुरानी, मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई, मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड इकराम उल्ला खान, मेंबर पंजाब बाबर हुसैन भरवाना, और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद चीमा, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ज़फ़र इकबाल हुसैन और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गिल ने शिरकत की थी। और इस इजलास में जो ब्रीफिंग है और जो मवाद है, वो कहते हैं ढेरों ढेर मवाद दिया गया है इलेक्शन कमीशन को। उसके अंदर जो मवाद इलेक्शन कमीशन को दिया गया है उसमें स्टिल तस्वीर, जो इलेक्शन कमीशन को मवाद दिया गया है उसमें वीडियो फुटेजेस, मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स के बयान, ख़ासतौर पर इमरान खान साहब के बयान। और जब ये हंगामा शुरू हुआ था उस वक्त शहरयार अफरीदी साहब की तरफ से दिए जाने वाला बयान, वीडियो पैगाम, जिसके अंदर वो लोगों को GHQ के बाहर खड़ा जमा होने की हदायत कर रहे थे। अब मुराद सईद का वीडियो पैगाम, जिसमें वो लोगों से कह रहे थे कि जनाब जिन जिन जो जगहें आपको दिखा दी गई हैं आप वहाँ पर पहुँचे और इनको बता देंगे जनाब ये जो लोग हैं इनको हम किसी भी तौर पर हमें आसान ना लिया जाए। फिर उनको ये बताया गया कि जनाब 3 दिन के अंदर, यानी 9, 10 और 11 मई को 256 तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं। फ़ौजी तनसीबात को खुसूसी तौर पर निशाना बनाया गया है, और पुलिस समेत दीगर इदारों की 108 गाड़ियों और 23 इमारतों को नुकसान पहुँचाया गया है। पुरतशद्दुद वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 123 पुलिस अफसरान, जवान और शहरी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और उनका ये कहना है कि 600 करोड़ रुपए से ज़ायद नुकसान हुआ है सिर्फ पंजाब में इन पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में। जबकि आज जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के किला बाला हसार और जो पेशावर का एरिया है उसका भी उन्होंने विज़िट किया है, और वहाँ पर भी उनको ये जो नुकसानात हैं उससे आगाह किया गया है। अब ये एक क्रिटिकल सिचुएशन बन रही है। क्रिटिकल सिचुएशन इस वजह से बन रही है कि हालात अब ज़रा थोड़े से मुश्किल होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो नरमी इख्तियार की गई थी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और मौका दिया गया था इमरान खान साहब की जमात को कि वो किसी सख्त जो कार्रवाई है वो उससे महफूज रह सकें और पॉलिटिकली सियासी अंदाज में अपना जो मैसेजिंग है उससे काम चलाएं। लेकिन इमरान खान साहब ने शायद न्यूट्रलिटी को या खामोशी को इदारे की कमज़ोरी से ताबीर किया, और उन्होंने इदारे को ज़िच करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके बाद अब हालात इस लेवल पर आ गए हैं कि ख़ुद इमरान खान साहब को अपनी जमात पर पाबंदी का ख़तरा लाहक हो गया है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि जनाब वो जो बोरियां भर भर के इलेक्टेबल्स उनकी जमात को दिए गए थे, वो इलेक्टेबल्स की वापसी के अमल का आगाज़ हो गया है। और इमरान खान साहब को इस बात का भी बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि अब हवाओं का रुख जो है वो बदलने वाला है, और यही वजह है कि इस मरतबा उनके लब व लहजे के अंदर जो सख्ती है वो सख्ती से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की तरफ बढ़ती चल जा रही है, और वो इंतकाम का एक जो रुख है या रंग है वो उसके अंदर आ रहा है। और अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि इमरान खान साहब को बहुत सारे हलकों, जिनमें सदर आरिफ अलवी साहब भी शामिल हैं, ये पैगाम मुसलसल दे रहे हैं कि जनाब बेहतर ये है कि अगर आपको 2-4 नाक से लकीरें निकालनी पड़ जाएँ तो वो निकाल लें,
اسی میں آپ کی بھلائی ہے. ادروائز معاملہ فوجی ایکٹ یعنی آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹس کے اندر منتقل ہو گیا تو پھر کوئی بھی آپ کے لیے کچھ زیادہ مددگار ثابت نہیں ہو سکے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس والے سے کون سا حتمی فیصلہ لیتے ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.